नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एनके क्लास पर। आज हम लेके आए हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सब हम आज हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत देखेंगे। पहले हम इसको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद हम इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपने ये अच्छे से पढ़ा तो आशा करता हूं कि आपके हिंदी वर्णमाला से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इससे पहले हम एक हिंदी भाषा की विकास की क्लास और एक उसका प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, तो आज हम ये देखेंगे हिंदी वर्णमाला। उसके बाद हम कल देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट। तो आज हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन हम कल वाली वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला। आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला क्वेश्चन पहले पूछा जाता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का व्यवस्थित समूह है उसको हम वर्णमाला क्वेश्चन कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किससे मिलकर बना है? भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ होता है बोलना, तो भाषा कैसे बनी? संस्कृत के भाष शब्द से, जिसका अर्थ होता है बोलना। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड या ध्वनि है। जैसे क, ख, इससे ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई है। क, ख, अ, ये क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई। तो हम देखते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? तो वर्णमाला में लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं। इंग्लिश में कितने होते हैं? 26, उसके डबल 52, तो 52 वर्ड होते हैं लेखन के आधार। तो वर्णमाला में लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं और उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं। अभी हम देखेंगे कि उच्चारण में 45 वर्ड कौन से और लेखन में 52 वर्ड कौन से हैं, तो ये भी देखेंगे। तो लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं और उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड होते हैं। तो वर्णमाला में दो तरीके के वर्ड होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। तो हम देखते हैं स्वर कितने होते हैं? 13 लेखन के आधार पर, और व्यंजन कितने होते हैं? 35। उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन और होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन और होते हैं। अभी हम बताएंगे संयुक्त व्यंजन क्या है, स्पर्शी व्यंजन क्या है, सब बताएंगे। इसके बाद देखते हैं उच्चारण के आधार पर कितने वर्ड होते हैं? 45। तो अब स्वर कितने होंगे? तो अब स्वर है 10 और व्यंजन उतने ही रहेंगे, कितने? 35। व्यंजन कितने रहेंगे? 35। तो हम देखते हैं स्वर है क्या। स्वर क्या है? तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे ये लिखे हुए हैं, ये स्वर हैं। ये क्या है? स्वर हैं। और ये बिना किसी सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे ये लिखे हुए ये क्या है? स्वर हैं, और ये बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं इन्हें स्वर। तो स्वर की परिभाषा क्या होगी? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्डों को हम स्वर कहते हैं। तो ये स्वर है, ये आपने देखे होंगे, ये स्वर है। तो अब स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं मुख्यतः। कुछ लोग 3 भेद भी मानते हैं, वैसे मुख्यतः 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या है? जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे, जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे। और दीर्घ स्वर क्या है? जिनका उच्चारण करने में ज्यादा समय लगे। तो जिनका उच्चारण करने में कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर जैसे अ, इ, उ, इनका हमें बोलने में कम समय लगता है। ऐसे अब अगर हम दीर्घ की बात करें तो इसमें 2 गुना समय लगता है। अ, इ, ऐसे इनमें 2 गुना समय लगता है। अ, इ, उ, ए, ओ, औ। तो इनका उच्चारण करने में 2 गुना समय लगता है। ह्रस्व से 2 गुना समय लगता है। ऐसे होता है प्लुत स्वर, तो उसको 3 गुना समय लगता है। जैसे उसमें एक वर्ड होता है ओम, तो इससे भी ज्यादा समय लगता है, तो उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर। अब लेखन के आधार पर कौन से बढ़ जाते हैं? ये बढ़ जाते हैं ऋषि, अंग, आहा।
और इनको हम अनुस्वार भी कहते हैं। अंग और आह को अनुस्वार बोला जाता है। तो हमने देखा है स्वर किसे कहते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर क्या होते हैं, दीर्घ स्वर क्या होते हैं, और लेखन के आधार पर स्वर कौन से होते हैं, और उच्चारण के आधार पर कौन से स्वर होते हैं। इन तीनों को हटा दो तो ये क्या हो गए, लेखन के आधार पर हो गए 10 हो गए, ये 10 हो गए, 3 और 7 10 हो गए ये उच्चारण के आधार पर, और लेखन के आधार पर 13 क्यों होते हैं कि इन तीनों को भी जोड़ दिया जाता है, इसलिए 13 हो जाते हैं। तो हम स्वर तो समझ गए, स्वर होते क्या हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, और लेखन के आधार पर कितने होते हैं, और उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम आप व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं, तो व्यंजन की परिभाषा होती है स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। जैसे हमें का को बोलने के लिए आ की भी जरूरत पड़ती है, का और आ की जरूरत पड़ती है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन मूल रूप से कितने होते हैं, 33 होते हैं, मूल रूप से 33 होते हैं। दो द्विगुण व्यंजन होते हैं तो 35 हो गए, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन 39 हो गए। मूल रूप से व्यंजन 33 होते हैं, उसके बाद 2 द्विगुण जुड़ जाते हैं तो कितने हो जाते हैं, 35। अब देखेंगे हम व्यंजनों को। तो व्यंजन हमने परिभाषा देख ली, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन में एक का वर्ग होता है, चा वर्ग होता है, टा वर्ग, एक ता और एक पा वर्ग होते हैं। इसमें कितने वर्ग होते हैं, 1 2 3 4 और 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, पांचों वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। इसमें क ख ग घ अंग, चा में च छ ज झ या, टा में ट ठ ड ढ ण, और ता में त थ द ध न, और पा में प फ ब भ म। ये बोले किस, ये भी पूछा जाता है ये कंठ वाले हैं या तालु वाले हैं, तो ये हम किस प्रकार से पहचानेंगे कि, तो हम देखेंगे जो का वर्ग है ये कहां से निकलता है, बोल के देखो एक बार, क ख ग घ अंगा। तो ये सब कंठ वाले हैं, ये सारे वर्ड कंठ से बोले जाते हैं। कहां से बोले जाते हैं, कंठ से। तो का वर्ग कहां से बोला जाता है, कंठ से। तो क ख ग घ और अंगा ये सारे कंठ वाले वर्ड हैं। इसके बाद हम देखेंगे चा वर्ग। चा वर्ग में च छ ज झ और या आता है, तो ये होते हैं तालव्य होते हैं। ये तालु जो ऊपर होता है, तालु में ये जीभ लगती है, तो हम इनको क्या कहते हैं, तालव्य। चा वर्ग के सारे वर्णों को बोलने के लिए जीभ है वो तालु में लगती है। चा वर्ग के सारे वर्ण बोलने के लिए जो जीभ है वो कहां लगती है, तालु में लगती है। देखते हैं च छ ज झ या, और ये इसमें इस वर्ग को बोलने के लिए सारी कहां जाती है, तालु में लगती है। तो ये क्या हो गए, तालव्य हो गए, ये तालव्य हो गए। उसके बाद ट वर्ग, इसमें क्या होता है, ट ठ ड ढ ण। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जीभ क्या होती है, मुड़ती है, मुड़ के क्या जाती है, तालु में लगती है। मुड़ती हुई ऐसे करके तालु में लगती है, तो हम इसके लिए मुड़ती है तो हम इससे याद रखेंगे, मुड़ती है तो इससे मूर्धन्य, ये मूर्धन्य होते हैं। ये कौन से होते हैं, मूर्धन्य। याद रखने के लिए हम देखते हैं जीभ मुड़ती है तो मुड़ने से हम क्या रख लेंगे याद, मूर्धन्य। तो ये मूर्धन्य होते हैं। टा वर्ग क्या होता है, मूर्धन्य। जीभ क्या होती है, मुड़ के ऊपर तालु में लगती है, तो ये हो गया मूर्धन्य, ट ठ ड ढ ण। उसके बाद ता वर्ग देखेंगे, इसमें क्या होता है कि ये जो जीभ है वो सामने वाले दांतों से आके टकराती है, तो ये हो गए दांत से टकराती है तो दंतस, तो ये दंतस्य हो गए। त थ द ध न। अगर किसी के ये सामने वाले दांत टूटे हैं तो ये वर्णों का उच्चारण अच्छे से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसके दांतों से सामने से हवा निकल जाती है और ये वर्ण फिर नहीं बोलते हैं। त थ द ध न, तो ये कौन से हो गए, दंतस्य वर्ण हो गया। उसके बाद पा वर्ग देखेंगे, प फ ब भ और म। ये क्या है,
इनको बोलने के लिए हमें ओठों को मिलाना पड़ता है, प, फ, ब, भ, म। तो इनको बोलने के लिए हमें ओठों को मिलाना पड़ता है। तो क्या है ये ओठस्य हो गए। तो ये कौन से हो गए, ओठस्य। पावर कौन सा हो गया, ओठस्य। तो एकदम सीरियल वाइज है, कंठ, उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धन्य, उसके बाद दंतस्य, उसके बाद ओठ। तो का वर्ग कंठस्य हो गया, चा वर्ग तालव्य हो गया, और टा वर्ग मूर्धन्य हो गया, ता वर्ग दंतस्य हो गया, और पा वर्ग ओठस्य हो गया। उसके बाद हम देखेंगे अंतस्य व्यंजन। अंतस्य व्यंजन क्या हो कि हमारे अंदर से जो वायु हो वो पूरी तरीके से कहीं पे भी स्पर्श ना हो, वो अंतस्य व्यंजन होते हैं। य, र, ल, व। जो अंदर से वायु निकलती है वो पूरी तरीके से कहीं स्पर्श ना हो, तो उनको क्या कहते हैं, अंतस्य व्यंजन। तो ये य, र, ल, व, ये क्या हो गए, अंतस्य व्यंजन। ऊष्म। अब ऊष्म क्या है, ऊष्म वर्ण, इनका उच्चारण करते समय अंदर से गर्म वायु निकलेगी, ऊष्म, गर्म वायु निकलेगी, तो इससे हम पहचान लेंगे ऊष्म। जैसे यहाँ पे हाथ लगा के देखो और बोलो स, स और ह। जब हम इनको बोलते हैं तो अंदर से क्या निकलती है, गर्म वायु निकलती है, इसलिए इसमें इसे कहते हैं ऊष्म, ऊष्म व्यंजन। इसके बाद होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, किसी और व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। ये क्या होते हैं, किसी और व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्रा, ये क और सा से मिलकर बना होता है। त्र, त और रा से मिलकर बना होता है। ज्ञ, ज और यहाँ से मिलकर बना होता है। और श्रा, स और रा से मिलकर बना होता है। तो इसलिए हमें क्या कहते हैं, इन्हें संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किसी और व्यंजन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब इसमें होता है घोष और प्राण। घोष, जिसमें होता है अघोष, अघोष और सघोष, सघोष। और एक होता है प्राण। प्राण, इसमें होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण, महाप्राण। अब ये क्या होते हैं, अघोष, जिनमें कंपन ना हो। अघोष वे होते हैं जिनको बोलने के लिए कंपन ना हो, और सघोष वो होते हैं जिनको बोलते समय कंपन हो। तो अघोष और सघोष कौन से होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक ये वर्ग है का से लेकर पा तक, इनका पहला और दूसरा, पहला और दूसरे वर्ण, पहला और दूसरे वर्ण ये क्या होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग क्या होता है, अघोष होता है। अघोष, अघोष होता है। और बाकी के प्रत्येक वर्ग के तीनों वर्ण, प्रत्येक वर्ग के तीनों वर्ण ये क्या होते हैं, सघोष, सघोष। ये पूछा जाता है का क्या है, अघोष है या सघोष है, तो का क्या है, अघोष है। अब अल्प प्राण और महाप्राण को क्या होते हैं, अल्प प्राण जिनको बोलते समय अंदर से कम वायु निकले, और महाप्राण जिनको बोलते समय अंदर से ज्यादा वायु निकले। देखते हैं क, ख। तो का को बोलने के लिए कम वायु निकली, और खा को बोलने के लिए क्या है, अधिक वायु निकली। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण, अल्प प्राण, अल्प प्राण। और एक ये अल्प प्राण, अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। बाकी दूसरा महाप्राण, चौथा महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। जैसे और उसके बाद हम बोलेंगे छ, तो छा को बोलने के लिए अंदर से ज्यादा वायु निकलती है, तो उसको कहेंगे महाप्राण। तो अल्प प्राण और महाप्राण किसको कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को। महाप्राण कहते हैं प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण को।
उसके बाद हम देखेंगे वाह, इसको क्या बोला जाता है? दंतोष्ठ, दांत और ओंठ से बोला जाता है वाह। पूछा जाएगा कि वाह कौन सा है? तब दंतोष्ठ है, दांत और ओंठ से मिलकर बोला जाता है वाह। ये ओ और ओ, और आ, ये कौन से हैं? ये कंठोस्थ है, कंठ और ओंठ से बोले जाते हैं। ओ और आ, ये कंठोस्थ वर्ड है, कंठ और ओंठ से बोले जाते हैं। कंठ तालव्य भी कौन से होते हैं? ए और छ। दंत और मूर्धा, जहां जीभ मुड़ती हुई दांत से लगती है उसे हम क्या कहते हैं? दंत और मूर्धा। तो दंत मूर्धा कौन से? त्र है दंत और मूर्धा। उसके बाद स्पर्श संघर्षी, स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ, ये होते हैं स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ। इसके बाद संघर्षी व्यंजन, संघर्षी होते हैं स और सा। स्पर्श संघर्षी च, छ, ज, झ और संघर्षी स और सा। इसके बाद इससे जुड़े हुए क्वेश्चन देखेंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप नहीं दे पाए तो कल हम इनकी प्रैक्टिस कराएंगे, तो उसमें ये क्वेश्चन शामिल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? दूसरा है वर्णमाला किसे कहते हैं? तीसरा है वर्णमाला में अयोगवाह वर्ड कौन से हैं? अयोगवाह, तो अयोगवाह वर्ड कौन से हैं? मैंने बताए थे अयोगवाह किनको कहते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं? अयोगवाह। उसके बाद हम देखेंगे चौथा, ए और ए क्या कहलाते हैं? ए और ए क्या कहलाते हैं? उसके बाद पांचवा, वह किस वर्ग में आता है? वह किस वर्ग में आता है? आपको बताना है कि जो बा है वो किस वर्ग में आता है? टा वर्ग, पा वर्ग, चा वर्ग, किस वर्ग में आता है? उसके बाद झ, उसके बाद हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? इसके बाद झ किस वर्ग में आता है? झ किस वर्ग में आता है आपको बताना है। उसके बाद है श, श, स और हा कौन से व्यंजन है? इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग में तीसरा अक्षर कौन सा प्राण होता है? जो प्रत्येक वर्ग है इसका तीसरा अक्षर कौन सा प्राण होता है? अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है, कौन सा प्राण होता है? इसके बाद दसवां क्वेश्चन है, इसके बाद 10वां क्वेश्चन है, का में कौन सा घोष है? का में का कौन सा घोष है? अघोष है, सघोष है, कौन सा घोष है? का में कौन सा घोष है? अघोष है, सघोष है, कौन सा घोष है? तो फ्रेंड आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हम कल प्रैक्टिस कराएंगे, तो वो वीडियो भी देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं, जिससे वो वाली वीडियो आपको, जिससे हमारे द्वारा पढ़ाई हुई प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।